जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्पार्क पब्लिकेशन की जो बीएसएससी की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें प्रैक्टिस सेट 8 को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल है, सिंचाई एवं अन्य प्रयोजनों के लिए जलपूर्ति के जरिए एक नहर प्रणाली द्वारा सेवियत क्षेत्र को डैश कहा जाता है। तो कमान क्षेत्र। अगला सवाल है, जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है तथा सभी दिशाओं में बहती है तो इस अपवाह पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो अर्धव्यास। जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है तथा सभी दिशाओं में बहती है तो इस अपवाह पैटर्न को क्या कहा जाता है? अर्धव्यास। अगला सवाल है, डैश सीमाओं का निर्माण तब होता है जब प्लेटें आपस में टकराती है और एक प्लेट दूसरी को नीचे धकेल देती है। तो अभिसारी सीमाओं का निर्माण। अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी ने 1191 में ताबर हिंद भटिंडा पर आक्रमण किया जो डैश के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। तो पृथ्वीराज चौहान के लिए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में। अगला सवाल है, अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? तो 8 वर्षों के बाद। अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों के बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? 8 वर्षों के बाद। अगला सवाल है, निम्न में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 को लागू किया गया था? तो भारतीय वन अधिनियम 1878। अगला सवाल है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मलेशिया में। अगला सवाल है, अशोक के शासनकाल के प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध परिषद का आयोजन था? तो तीसरी। अशोक के शासनकाल के प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईस्वी पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध परिषद का आयोजन था? तो तीसरी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी जिसने ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए पात्रता प्राप्त की थी? तो ज्वाला गुट्टा ने। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो पर बस हम 500 व्यू का टारगेट रखते हैं और इसकी PDF फाइल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हाँ, वहाँ पे जाके आप इसकी PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? तो इनसीड, कॉर्नेल विश्वविद्यालय और WIPO। निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? तो इनसीड, कॉर्नेल विश्वविद्यालय और WIPO यानी विपो। अगला सवाल है, पंचा डैश राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक सारोंग, लुंगी या धोती जैसा अधोवस्त्र है? तो कर्नाटक में। पंचा डैश राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक सारोंग, लुंगी या धोती जैसा अधोवस्त्र है? कर्नाटक राज्य में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 198 के अनुसार। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 198 के अनुसार। अगला सवाल है, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है? बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, कौन सा? तो सोनपुर में। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है सोनपुर में। अगला सवाल है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो वज्जी। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला में। अगला सवाल है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? विक्रमशिला
गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर जिले में। अगला सवाल है, हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन था? हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक कौन था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला सवाल है, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो 1913 में। 1913 में। अगला सवाल है, वर्ष 1897 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो अश्वनी कुमार दत्त ने। वर्ष 1897 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? अश्वनी कुमार दत्त ने। अगला सवाल है, जिम्मा रमेन योजना से संबंधित व्यक्ति था? जिम्मा रमेन योजना से संबंधित व्यक्ति था कौन सा? तो उपयुक्त सभी, लाला हरदयाल, भूपेन्द्र दत्त और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। अगला सवाल है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है? किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है? तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। अगला सवाल है, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन के। सर जॉन साइमन के। अगला सवाल है, 1920 ईस्वी के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? 1920 ईस्वी के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी? तो एस.एन. हल्दर ने। एस.एन. हल्दर ने। अगला सवाल है, किसान क्या करे किसने लिखी? किसान क्या करे किसने लिखी है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो R.N. मुधोलकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो R.N. मुधोलकर ने। अगला सवाल है, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मजहरुल हक ने। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? मजहरुल हक ने। अगला सवाल है, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी तो 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था कब? मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था कब? तो 1925 ईस्वी में। अगला सवाल है, तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ किसान सभा के नेतृत्व में। किसान सभा के नेतृत्व में। अगला सवाल है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। अगला सवाल है, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर। रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर। अगला सवाल है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में। अगला सवाल है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी मगध। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी मगध से नहीं बहती है। और कहाँ से बहती है? तो दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर और तिरहुत, सारण से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था?
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ताम्रलिप्त। तो आप इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरी देखें। 38 नंबर सवाल है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के। अगला सवाल है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अगला सवाल है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने। अगला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगला सवाल है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली। अगला सवाल है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सलीमन के। अगला सवाल है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने। अगला सवाल है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। अगला सवाल है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला सवाल है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेवलाल सराफ ने। अगला सवाल है, सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यान ने। अगला सवाल है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, कौन सी प्रथा है? तो रैयतवाड़ी प्रथा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह है रैयतवाड़ी प्रथा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो नाबार्ड जो है नहीं है। और कौन कौन से हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और इलाहाबाद बैंक हैं। अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे, अब हम उन्हें देखेंगे। तो पहला सवाल है, निम्न में से किस तरल पदार्थ का pH मान सबसे अधिक होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। अगला सवाल है, बाह्य वातावरण के साथ जीवों के स्व विनिमय और साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो समस्थापन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है, विशेषकर तने में कोशिका दीर्घन को उत्तेजित कर? तो ऑक्सिन। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है, विशेषकर तने में कोशिका दीर्घन को उत्तेजित कर? तो ऑक्सिन। अगला सवाल है, चिकित्सा क्षेत्र में डैश एक छोटे धातु प्लेट या सुई के समान एक ऐसी डिवाइस है जो उपचार या सर्जरी के लिए एक उपकरण से रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाता है? तो इलेक्ट्रोड। चिकित्सा क्षेत्र में डैश एक छोटे धातु प्लेट या सुई के समान एक ऐसी डिवाइस है जो उपचार या सर्जरी के लिए एक उपकरण से रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाता है? तो इलेक्ट्रोड। अगला सवाल है, सभी गैर शून्य वेक्टर सदिश को डैश कहा जाता है? तो उपयुक्त वेक्टर या प्रॉपर वेक्टर्स। अगला सवाल है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है? तो विषाणु की। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो थायरॉक्सिन में। अगला सवाल है, एड्स किसके कारण होती है? एड्स किसके कारण होती है? तो विषाणु या वायरस के कारण। अगला सवाल है, दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8 मिनट में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो दाब एक अदिश राशि है, बल, वेग और त्वरण जो है ये सदिश राशियाँ हैं। अगला सवाल है, वायु में ध्वनि तरंगे होती है? तो अनुदैर्ध्य। अगला सवाल है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है कितना? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति। अगला सवाल है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस। अगला सवाल है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो एमीटर से। अगला सवाल है, विद्युत शक्ति की इकाई है तो वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। अगला सवाल है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को। अगला सवाल है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है तो 38। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है 38। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस जो एक तत्व नहीं है और धातु, अधातु और उपधातु हैं। पीएच का मान होता है, पानी का पीएच मान है तो 7। अगला सवाल है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? तो केरोसिन में। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसकी आपकी वो पूरी कंप्लीट पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।